तो हम लोग लास्ट लेक्चर में आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइफर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स और आइसोस्टर्स पढ़ चुके थे। आज हमें शुरू करना है डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, कि कहाँ से बोहर की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले उसमें पढ़ते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स क्या होती हैं, ये अगर ये वाला डायग्राम आप देखो ध्यान से तो इसमें आपको वेव्स समझ में आएगा कि वेव्स क्या होती हैं। ऐसी चीज़ें जो एक एक्सिस के अलोंग अप डाउन होकर चलती हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज वेव्स। और अच्छा सा एग्जांपल अगर आपको समझना है तो ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारे पास वाटर है। ठीक है, अब वाटर में हम कुछ पत्थर अत्थर गिराएंगे तो उसमें कुछ ऐसे करके वेव्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वेव्स। उसे हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। ये बात आई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। वेव्स होती हैं दो तरह की। ठीक है, पहली होती हैं मैकेनिकल वेव्स। पहली कौन सी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी कि ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए किसी न किसी की सहारा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, जिन्हें चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, वो होंगे हमारे मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट आते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन से हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स जिन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो विच डोंट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। जिन्हें प्रोपोगेट होने में, आगे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो होंगे हमारे कौन से, नॉन मैकेनिकल वाले। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल जैसे कि साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम वैक्यूम में कुछ बोलेंगे, जहाँ पर वैक्यूम है, अगर उस जगह पे हम कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो हम जो भी बोलेंगे वो हमारे सामने वाले पर्सन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। तो साउंड वेव्स हैं, उन्हें कौन से मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो दे रिक्वायर मीडियम। और वो मीडियम कौन सा होता है, मीडियम होता है एयर। मीडियम कौन सा होता है, एयर। तो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए। वहीं अगर हम बात करें, एग्जांपल हम ले लें यूवी रेज, तो यूवी रेज को प्रोपोगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा लाइट वेव्स। ठीक है, तो लाइट वेव्स को भी आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वो भी ध्यान से समझना। लाइट कहाँ से आती है, सन से। ठीक है, तो लाइट कमिंग फ्रॉम सन, लाइट कमिंग फ्रॉम सन। ठीक है, अब जो लाइट सन से आ रही है, क्या उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ब्रह्मांड की अगर बात करें, सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में ये हमारे पास सन है, इससे ही तो लाइट आ रही है। ठीक, समझ गए ये चीज़, आई है बात समझ में। तो जब यूनिवर्स जो है उसमें सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन है, ठीक है, और सन से लाइट आ रही है, तो इस लाइट को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूनिवर्स में तो पूरा कैसा है, वैक्यूम है। यूनिवर्स में कैसा है, पूरा वैक्यूम है। यहाँ तक आई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये कैसी वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। ठीक, तो ध्यान देना, ये कुछ इस तरह की दिखती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, ये चलती हैं 3 एक्सिस के लॉन्ग। एक होती है वाई एक्सिस,
एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस के अलॉन्ग चलती हैं, एक्स वाई और जेड के कंपैरिजन में, ठीक है। एक वेव होगी जो वाई पे जाएगी, एक वेव होगी जो एक्स पे जाएगी, और एक वेव होगी जो वाई पे जाएगी, एक होगी जो जेड पे जाएगी और एक्स की तरफ प्रोपोगेट होंगी। तो अगर ये वाले डायग्राम को हम आसानी से समझें तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी जेड एक्सिस और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या चल रही हैं आपकी, वाई एक्सिस पे चल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स। किसकी वेव्स चल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स चल रही हैं। जेड एक्सिस पे आपकी कौन सी वेव्स चल रही हैं, जेड एक्सिस पे आपकी चल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स, ठीक है। और चल किस तरफ रही हैं, मूवमेंट किस तरफ है इनका, ये इस पॉइंट से शुरू होकर किस तरफ बढ़ रही हैं, इस तरफ बढ़ रही हैं। कौन सी एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। कौन सी एक्सिस में बढ़ रही हैं, एक्स एक्सिस में बढ़ रही हैं। तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट हो रही है, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट हो रही है, और जा किधर रही हैं, एक्स एक्सिस पे। वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड पे मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोपोगेशन किधर है, एक्स एक्सिस पे है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो दीज ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, ये बात आई समझ में, ठीक है। तो ऐसी वेव्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, एक दूसरे के कैसा हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो द वेव्स इन विच, और इसको वेव्स मत बोलो, इसको रेडिएशन बोलो, क्या बोलो, रेडिएशन बोलो। तो द रेडिएशन in which electric field and magnetic field, the radiation in which electric field and magnetic field and the direction of propagation and the direction of propagation is perpendicular to each other, is perpendicular to each other, are known as electromagnetic waves, are known as electromagnetic waves। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि ऐसी वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसी होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ तक आया, क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम कि कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी चलती हैं, ठीक। तो ध्यान में रखना एक चीज़ को कि गामा से भी जो छोटी होती हैं वो होती हैं कॉस्मिक रेज। गामा से भी जो छोटी होती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉस्मिक रेज, ठीक। अब सबके पॉइंट्स हैं, सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो कॉस्मिक रेज आपकी चलती हैं 10⁻⁻16 से, कहाँ से, 10⁻⁻16 मीटर से, ठीक। यहाँ से कॉस्मिक रेज की शुरुआत होती है। अब ये 10⁻⁻16 मीटर क्या है, तो ये है आपका वेवलेंथ। ये क्या है आपका, ये है आपका वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। गामा रेज की वेवलेंथ नियर अबाउट रहती है 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 मीटर। एक्स रेज की वेवलेंथ जो रहती है वो रहती है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। अल्ट्रा वायलेट की जो रेडिएशंस होती हैं वो होती हैं 10⁻8 मीटर। कितनी, 10⁻8 मीटर।
विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी, वेवलेंथ कितनी होती है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। आफ्टर दैट इंफ्रारेड आता है, तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या हो जाती है 10⁻⁻4 मीटर, क्या हो जाती है 10⁻⁻4 मीटर। और माइक्रोवेव्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है 10⁻⁻0 मीटर, 10⁻0 मीटर। रेडियो वेव्स में हो जाती है 10⁻4 मीटर। और रेडियो वेव्स के अलावा एक और आती हैं, ठीक है, वो होती हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। क्या होती हैं? लॉन्ग रेडियो वेव्स। और इसकी जो रहती है वैल्यू वो रहती है आपकी 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो वेवलेंथ का सिनेरियो है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 10⁻16 मीटर से वेरी करते करते जाता है 10⁸ मीटर तक। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ में। किसमें जाता है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये क्या है? ये है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, कि गामा रेज का एग्जांपल क्या होगा। गामा रेज एटॉमिक न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियर फिजन होते हैं तो गामा रेज निकलती है। एक्स रेज आप जानते ही हो, जब भी हम कैथोड रेज को किसी भी मेटल सरफेस से भिड़ाते हैं तो उससे अलग तरीके की रेज निकलती है। कैथोड रेज क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मेटल रेज से भिड़ाते हैं तो उससे अलग तरीके की रेज निकलती है, तो वो चीज़, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट जो सन से आती है डायरेक्टली, ठीक है। विजिबल लाइट जो हम देखते हैं, जो हमें कलर्स दिखते हैं, वो तो होती है विजिबल लाइट। फिर इंफ्रारेड जिसकी वजह से गर्मी पैदा होती है, ठीक है। फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स जिसमें हम खाना बनाते हैं, अवन तो सुना होगा आपने, माइक्रोवेव वगैरह। रेडियो वेव्स जैसे हम टेलीफोन से बात करते हैं या FM वगैरह सुनते हैं, तो वो सब किस में आता है? रेडियो वेव्स में आता है, ठीक है। तो ये वाला एक बार डायग्राम देख लेना और ये वाला डायग्राम समझ लेना। इस चीज़ में एक और बात ध्यान रखना कि जो विजिबल लाइट मैंने लिखाई है वो 10⁻⁻6 मीटर लिखाई है। कितनी लिखाई है? 10⁻⁻6 मीटर लिखाई है। तो इसमें इतना सा बस ध्यान में रखना कि विजिबल लाइट वेवलेंथ ऑफ visible light varies from 400 nanometer to 700 नैनोमीटर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक वेरी करती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो इस पे ध्यान रखना कि वेवलेंथ क्या है हमारा, ये ध्यान रखना। जैसे ये वेव है, कोई वेव ऐसे चली, ठीक है। अब जब वेव चल रही है तो वेव की जब चलती है ना, तो इसके यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, एक यहाँ पर पॉइंट बनता है, और एक यहाँ पर पॉइंट बनता है, और एक पॉइंट यहाँ पर बनता है, ठीक। तो जो हमने ये जो ऐसा वेव ऐसा बनाया हुआ है, इसमें ऊपर वाले 2 सेंटर पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा, या फिर 2 बॉटम पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, यानी कि लैम्डा। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है। अब जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें एक और नाम दिया जाता है, इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाले जो होते हैं इन्हें एक और नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो 2 ट्रफ के बीच के डिस्टेंस या 2 क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को ही हमने बोला वेवलेंथ। तो
द डिस्टेंस बिटवीन टू crest and trough is called wavelength। ठीक है, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। अब यानी कि देखना, ऊपर हमने वेवलेंथ पढ़ी थी, यानी कि दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए? तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी? मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी? एक मिनट, तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी होगी? 10⁻⁻16 मीटर। ठीक है, वहीं अगर हम आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ लें कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी, तो वो होगी 10⁸ मीटर। यानी कि दो क्रेस्ट की डिस्टेंस इतनी छोटी हो सकती है कि हम उसे आज सोच भी नहीं सकते, यानी कि 10⁻⁻16 मीटर कितने पास होगी। और इतनी दूर भी हो सकती है कि हम एक क्रस्ट के बाद दूसरी क्रस्ट हमको दिखे ही ना। 10⁸ मीटर यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट बन जाता है 10⁵ किलोमीटर। और 10⁵ किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 1,00,000 किलोमीटर। यानी कि दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 1,00,000 किलोमीटर। अब वो दिखेगी नहीं। ठीक है, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से अगर हम देखें तो उस पॉइंट से कितने क्रस्ट और ट्रफ पार कर चुके हैं पर्टिकुलर एक पॉइंट से। ठीक है, एक सेकेंड में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 सेकेंड, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? ठीक, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल्स टू 1/T। और यहाँ पर ये जो T है, T का मतलब क्या है? टाइम। अब ये वाला डायग्राम देखना वापस से। जैसा मानो कि हमारे पास कोई वेव है जो इस वाले पॉइंट से शुरू हुई है और ऐसे चली है वापस इस वाले पॉइंट पे, यानी कि एक्सिस पे आई है एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट करके। ठीक है, तो ये होती है पूरी एक वेव। अब यहाँ से दूसरी वेव स्टार्ट होती है, फिर वो यहाँ तक जाती है, फिर आगे ऐसे करके तीसरी वेव स्टार्ट होगी। ठीक है, समझ गए? तो एक वेव को, यानी कि यहाँ से एक क्रस्ट और एक ट्रफ को एक सेकेंड में उसने कितनी वेव्स पास हो गई, एक सेकेंड में ऐसे कितने क्रस्ट और ट्रफ पास हो गए, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? इसमें कोई डाउट नहीं? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T। और 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू, ये बात ध्यान रखना, 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है,
1 साइकिल पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, कितनी देर में उसने एक साइकिल कंप्लीट की, यानी कि 1 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट की, तो दैट इज़ नोन एज हर्ट्ज। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, और बेसिकली अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट ही वेलोसिटी बनता है। स्पीड ऑफ लाइट ही क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है। और वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है एक डिस्टेंस जो कि वेव ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में। ठीक है, हम वो डिस्टेंस बताएंगे जो एक वेव ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में। तो वेलोसिटी क्या हो गया, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्या आता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को समझने के लिए डायग्राम समझना फिर से। देखो, अब इस डायग्राम में देखो, एक क्रेस्ट बना ऐसे करके और एक ट्रफ बना ऐसे करके, है ना। और ये रही हमारी एक्सिस। तो एक्सिस से क्रेस्ट इतना है और एक्सिस से ट्रफ इतना है। एक्सिस से क्रेस्ट तक की जो डिस्टेंस है, एक्सिस से क्रेस्ट तक की जो डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट। और अच्छा, जैसे क्रेस्ट की हाइट है वैसे ही ट्रफ की डेप्थ भी होगी, और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे कोई वेव चल रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा बन गया, जैसे कोई वेव चल रही है ऐसे। ठीक है, तो अब एक्सिस से क्रेस्ट तक की डिस्टेंस या फिर एक्सिस से ट्रफ तक की डेप्थ, क्रेस्ट तक की हाइट ले लो या इसकी डेप्थ ले लो, ये दोनों ही हमारे लिए क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड होते हैं। ए, समझ गए, ये दोनों ही हमारे लिए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होते हैं। क्लियर हुआ। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी यूनिट्स होती हैं सेंटीमीटर और मीटर। इसकी यूनिट्स क्या होती है, सेंटीमीटर और मीटर। यहाँ तक आई बात समझ में, यहाँ तक आई बात समझ में। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया था क्लियर। वेवलेंथ की यूनिट क्या होंगी, वही एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब। ठीक है, फिर आता है वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू बार से। वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बार से। अब वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब लेंथ क्या है, लेंथ है वेव लेंथ। लेंथ क्या है, लेंथ है वेव लेंथ। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, एग्जांपल से समझो, इसका फॉर्मूला देख लो पहले। इसका फॉर्मूला होता है वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ। अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे मानो कोई वेव है जिसकी वेवलेंथ है 10⁻⁻4 मीटर। इसकी वेवलेंथ क्या है, 10⁻⁻4 मीटर।
ठीक है। तो वो ऐसे मूव कर रही है, तो उसकी जो वेव्स बनेंगी वो कुछ इतने पास पास बनेंगी। ऐसे ये वेव्स जा रही है, लाइन गई है, और ऐसे जो वेव्स बनेंगी वो कुछ इट इज गॉन। ठीक है। वेव्स बनेंगी तो कुछ ऐसे बनेंगी। वाओ, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो 10 की पावर -4 की वेव्स कुछ ऐसी बन रही हैं। वहीं हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेवलेंथ है 10 की पावर 4 मीटर की। कितने मीटर की? 10 की पावर 4 मीटर की। तो अब वो जो वेव्स बनेंगी वो कुछ ऐसी वेव्स बनेंगी, काफ़ी डिस्टेंस पे बनेंगी। ठीक है। तो वेव नंबर क्या है? लैम्डा जितना छोटा होगा, देखो इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो छोटी थी, इसके बीच की जो डिस्टेंस आई है वो बड़ी आई है। तो जितने में नीचे वाले की डिस्टेंस आई है, जितने में नीचे वाले की वेवलेंथ आई है, उतने में ऊपर वाले की 2 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं। कितनी वेव्स कंप्लीट हो गई हैं? पूरी 2 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं। तो लैम्डा अगर बढ़ेगा, यानी कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ़ वेव्स अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक है। तो सिंपल है, यानी कि जो सिंपल क्या है कि जो वेव नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और यही हमारा फॉर्मूला है। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई? ठीक है। और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? इसकी यूनिट्स होती हैं सेंटीमीटर इन्वर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है। कैसे? लैम्डा की यूनिट्स क्या होती हैं? लैम्डा की यूनिट्स मान लो सेंटीमीटर होती है, तो 1/λ यानी कि 1/सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इन्वर्स। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी और क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। कहाँ पे ये जो वेव थ्योरी है ये कहाँ पे आके गलत हो जाती है, क्या चीज़ें होती हैं कि हम वेव थ्योरी को गलत साबित कर देते हैं? तो वो है सबसे पहली लिमिटेशन कि वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द phenomena of black body radiation. Wave theory could not explain the phenomena of black body radiation. ठीक है। And wave theory could not explain the phenomena of photoelectric effect also. And last, wave theory could not explain the line spectra of atoms with reference to हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन जैसे जो एटम्स होते हैं उनके लिए लाइन स्पेक्ट्रम तो वेव थ्योरी दे ही नहीं पाई थी, इसलिए वेव थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है। अब हमारा नया टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी है जो कि एब्जॉर्ब करती है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। अब उससे ये मतलब नहीं है कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दैट डजंट मैटर। कुछ भी हो, कैसा भी हो, बस वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो ऐसी बॉडी जिसे उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी बॉडी जब वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी बोलेंगे। और जब ऐसी ही ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ये बात ध्यान रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कैसा रहता है? ज़ीरो रहता है। जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कैसा रहता है? ज़ीरो रहता है। तो जब एस ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे रेडिएशन छोड़ने लगे, एमिट करने लगे, तब उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। तो जो भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी निकालती है थर्मल इक्विलिब्रियम पे होने के बाद, तो उसी रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बात आई समझ में? ठीक है। तो अब एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ब्लैक कलर का कपड़ा है। ठीक है। और इसमें हमने ब्लैक कलर का कपड़ा हम सन में निकल गए पहन के, तो सन से क्या आ रही हैं? यूवी रेज
सन से कौन सी रेज आ रही हैं, यूवी रेज। यूवी रेज में कौन सी लाइट होती है, वाइट लाइट। सन से आ रही है यूवी रेज और वाइट लाइट, ठीक है। वाइट लाइट में हमारे 7 कलर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन कौन से, VIBGYOR। कौन कौन से कलर्स होते हैं, VIBGYOR। और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी अलग होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। ऐसे ही इंडिगो की भी अलग होगी, ब्लू की भी अलग होगी, ग्रीन की भी अलग होगी, येलो की भी अलग होगी और ऑरेंज की भी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो सभी फ्रीक्वेंसीज़, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को ये ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही है। ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही है, ठीक है। इसीलिए हमको गर्मी ज़्यादा लगती है उस टाइम पे। तो ये वाला ग्राफ समझना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी, जो ग्राफ आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए। जो ग्राफ आना चाहिए वो कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, कुछ इस तरीके का। यानी कि ग्राफ 0 से शुरू हो और चलते चलते कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए। चलते चलते ग्राफ कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये बनाया है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। अब वेवलेंथ देखना, जैसे अगर मान लो कि हमारी इंटेंसिटी कम हो, ठीक है, हमारी इंटेंसिटी कम हो तो वेवलेंथ कैसी आएगी, कैसी आएगी, ज़्यादा आएगी। वहीं इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा दें तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वहीं इंटेंसिटी अगर हम और बढ़ा दें तो वेवलेंथ और कम हो जाएगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गया ना। तो ये चीज़, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये है आपका विजिबल रीजन का पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, विजिबल रीजन का पार्ट है, ठीक। इससे इस तरफ अगर आ गए तो वहाँ से यूवी रेस के इफ़ेक्ट आने चालू हो जाएंगे, और अगर इससे उस तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे इंफ्रारेड रेस के इफ़ेक्ट आने चालू हो जाएंगे, अगर ये वाला डायग्राम याद हो तो, ठीक है। तो विजिबल लाइट के पहले क्या है, यूवी रेज, और बाद में क्या है, इंफ्रारेड रेज। तो ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ किसकी है, इंफ्रारेड की बड़ी है कि यूवी रेज की बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ बड़ी है इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक। तो इस ग्राफ के कंपैरिजन में अगर देखो तो इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है, यानी कि वेवलेंथ, इंटेंसिटी जब कम होती है तो वेवलेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ग्राफ किसकी तरफ रहता है, ये ग्राफ रहता है इंफ्रारेड रीजन की तरफ। किसकी तरफ रहता है, इंफ्रारेड रीजन की तरफ रहता है। यानी कि ऐसे टाइम पर जहाँ पे वेवलेंथ कम होगी वहाँ पर आपको हीट ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ पे वेवलेंथ और कम हो जाएगी वहाँ पर आपको यूवी रेज देखने को मिलेंगी। तो वेवलेंथ रहना चाहिए आपका 0.5 के नियर अबाउट, यानी कि वेवलेंथ कितना रहना चाहिए, 0.5 के नियर अबाउट आपका वेवलेंथ रहना चाहिए, ठीक। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई, बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज़ का ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने वाले व्यक्ति थे जे थॉमसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम एक प्रॉपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब हम मेटल की सरफेस पे डालते हैं, ठीक है, जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम किस पे डालते हैं, मेटल की सरफेस पे डालते हैं, तो उस मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड, ठीक। और इसी फिनोमेना को हमने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इस इफेक्ट में निकले उन्हें क्या बोला हमने, उन्हें हमने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें हमने क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। अब कौन कौन से मेटल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सिल्वर। हाँ, सीजियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें लिखा नहीं है। वी कैन ऑल्सो यूज़ सीजियम एज द मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसा है वो देखो। जैसे ये हमारे पास मेटल की सरफेस है, अब मेटल की सरफेस पे
जो एटम्स होते हैं वो जगह जगह होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं वो जगह जगह होते हैं। ऊपर से हमने इंसिडेंट लाइट डाली, यानी कि एक तरह से हमने ऊपर से क्या डाला, फोटोन डाला। एक तरह से हमने क्या डाला, ऊपर से फोटोन डाला। फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से होल्ड हो रखा है एटम के साथ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी ई की मान लो एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन होल्ड हो रखा है न्यूक्लियस के साथ। तो जो फोटोन आ रहा है, जो हम फोटोन डाल रहे हैं, उसकी एनर्जी E+1+ होनी चाहिए, यानी कि ई से एक ज़्यादा या फिर एक से भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, अदरवाइज़ वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, ठीक। ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में, ठीक है। तो इस कंडीशन पे एक बात का ध्यान देना और, कि ऐसे टाइम पे जैसे मान लो कि यहाँ देख लो, ये वाला डायग्राम देख लो। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेटल सरफेस, ठीक। अब हमने मेटल की सरफेस पे यहाँ से एक फोटोन डाला, ये क्या है, ये है फोटोन। फोटोन डाला, वो इस जगह पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तो हमने कुछ एनर्जी दी एक एनर्जी को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो एक तरह से हमने क्या किया, वर्क किया। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा एनर्जी जो हमने दी वो थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या थी वो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है तब क्या होता है, कुछ वर्क होता है, तो हम उसके लिए वर्क फंक्शन भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा E=E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, E=E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो E है, यहाँ पर जो E है वो क्या है, E इज़ द एनर्जी ऑफ, E इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन, E इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन। जो E0 है, E0 ही हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी तो सभी जानते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का रोल क्या है वो समझना। अब देखो, जैसे फोटोन है, ठीक है, फोटोन आया, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन है। मान लेते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी है वो है E+10। इलेक्ट्रॉन जो एटम से होल्ड था यहाँ पर, उसकी एनर्जी थी E, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, E चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो निकलने के बाद वो कुछ स्पीड से भागेगा, किसी स्पीड से भागेगा। जिस स्पीड से भागेगा वो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होगी, एनर्जी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने लगाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी एनर्जी लगती है, दैट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन। तो E=E0 प्लस, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें कुछ एनर्जी आ गई, जिससे वो मूवमेंट में था, मोशन में था, तो वो हमने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, E का फॉर्मूला होता है hν, E0 का फॉर्मूला हो गया hν0, E0 का फॉर्मूला क्या हो गया, hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गई 12 mv²। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ इंसिडेंट रे यानी कि फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंसीडर करो कि किसी भी मेटालिक सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के साथ बाइंडेड है 20 की एनर्जी से। कितने की एनर्जी से, 20 की एनर्जी से। और हमने उसमें क्या दिया, हमने उसमें दिया फोटोन, हमने क्या दिया, फोटोन। तो ये है कि भाई अगर एक फोटोन हम भेज रहे हैं
तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर हम एक फोटोन भेज रहे हैं तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। ठीक है, हाँ ये बात सही है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए 2 फोटॉन्स ले लें। तो 2 फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अलग अलग मेटल्स के लिए जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर डिफरेंट मेटल लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अलग अलग मेटल्स के लिए जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी बताया ना यहाँ पे, ये वाला पॉइंट समझाया कि जितने नंबर ऑफ इंसिडेंट रे डालोगे, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी लाइट की, उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जितनी हम इंटेंसिटी डालेंगे लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कुछ स्पीड लेके निकलता है। वो स्पीड की वजह से क्या बात है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल होगी, इंसिडेंट रे के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जो फोटोन आ रहा है उस पर मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है वो उसी की प्रोपोर्शनल होगी। तो वही फॉर्मूला बन गया ना, E इज इक्वल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, ई पे डिपेंड करती है। और ई क्या है, ई है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ई नॉट क्या है, ई नॉट है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी सभी जानते हैं, हाफ mv²। ठीक है, क्लियर, ओके, यहाँ तक कर लो। अब इसके बाद आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक।